तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, मैं विकास वी सिंह त्यागी आज एक फिर नए लेक्चर के साथ, एक पावरफुल लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। तो आज का एक लेक्चर आपका स्वागत करता हूं। जितने भी स्टूडेंट आए हैं इस क्लास में आपका सभी का वेलकम है, स्वागत है। ठीक है, स्वागत है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, शायद मेरा लिंक आप तक पहुंच चुका होगा। तो आज की एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, मैंने भी जैकेट डाल रखी, तो आप सब ठंड शुरू हो चुकी है। तो अब हमने लगातार लगभग 5-7 लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक पढ़ी थी। ऑर्गेनिक के बारे में जाना था कि कार्बनिक क्या होता है। देखो, कंपटीशन के लायक तो मैंने करा दिया उसमें, जितने कंपटीशन के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो तो मैंने आपको बता दिया था। उस क्लास में आपको बता दिया क्या पढ़ना है, क्या समझे। तो इस क्लास में आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके बीच आया हूं। आज आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, आज आप उसके साथ ध्यान देंगे, आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके लिए फैमिलियर होगा यदि आपने 10th में कुछ पढ़ा होगा। आपके 11th का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो वो चैप्टर, वो टॉपिक आपके सामने ये रहा, मैं आपके सामने ओपन कर देता हूं। वो टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी, है ना। ऊष्मागतिकी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये तो नहीं जानता, लेकिन अब हम शुरुआत करेंगे कि ऊष्मागतिकी क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं आपके साथ। ठीक है दोस्तों, तो थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी क्या होता है। अब हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ऊष्मागतिकी होती है। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो प्लस डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। थर्मो माने दोस्तों हीट होता है, क्या होता है दोस्तों, हीट होता है। और डायनेमिक्स माने मोशन होता है, क्या होता है, मोशन। थर्मो माने हीट होता है और डायनेमिक्स माने मोशन होता है। जो स्टूडेंट मेरी क्लास में मोशन पढ़ चुके होंगे उन्हें शायद पता होगा कि गति क्या होती है, ऊष्मा गति की क्या होती है। ऊष्मा माने हीट वही ऊष्मा हो गई, और गति के माने गति हो गई। तो अब हम इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी क्या होती है, हीट क्या होती है, हीट का मोशन क्या होता है। हीट से रिलेटेड मैंने एक सेशन में शायद पढ़ाया था, आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक हीट क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा के बारे में मैंने आपको बताया था, डिटेल लेक्चर लिया था, मैंने बता दिया था आपको कि ऊष्मागतिकी के अंदर में ये क्या, ऊष्मागतिकी में जो भी मैंने आपको ऊष्मा गति कैसे करती है। एक बॉडी जब एक पोजीशन से अपनी पोजीशन को चेंज करके दूसरी पोजीशन तक जाती है, उसको हम उसको कहते हैं क्या दोस्तों, उसको हम बोलते हैं मोशन, उसे हम गति बोलते हैं। कोई बॉडी x1 से x2 पर जाती है तो वो हमारी मोशन होती है। लेकिन इसी मोशन को, इसी गति को यदि हम हीट के साथ पढ़ें तो हम कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बारे में आपके साथ हम जुड़ते हैं, जानकारी लेते हैं कि कैसे हम उसको पढ़ते हैं। तो उसके लिए आप हेडिंग लगाएंगे कि ऊष्मागतिकी क्या होती है। ऊष्मागतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा की गति के बारे में अध्ययन करते हैं। ऊष्मा की गति के बारे में अध्ययन करने वाले इसी को हम ऊष्मागतिकी बोलते हैं। देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ते हैं। हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ते हैं, ये हम ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ते हैं, ना कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। हम स्थानांतरण पढ़ते हैं, ना कि स्थान रूपांतरण पढ़ते हैं। 2 वर्ड आपके सामने क्लियर हो रहे होंगे। अगर हम बताएं, एक तो मैंने बोला है ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट। एक तो होगा ट्रांसफर ऑफ हीट हो गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है।
तो हीट के स्थानांतरण माने कि ऊष्मा गतिकी के अंदर हम उष्मा का स्थानांतरण पढ़ते हैं, ना कि स्थान रूपांतरण पढ़ते हैं। रूपांतरण और ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा जाति अंतर होता है, जिसके साथ आप अनभिज्ञ होंगे। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। हाँ जी, तो ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या अंतर है उसको जानने के लिए आप जाने। देखो, ट्रांसफर क्या होता है कि कोई बॉडी है, यदि मैं यहां से वहां जाऊं तो ये हमारा मोशन होगा, लेकिन यदि ये हमारा यहां से वहां पर जाना तो एक ट्रांसफर में, यानी कि हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसफर होगा। लेकिन मैं यहां से जाकर के वहां अपना मेरा आकार बदल दिया जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन को आप समझ रहे होंगे, जैसे कि हम गुब्बारा है, यहां पर साइज बड़ा है, यानी कि आगे जाकर जहां को हम निकाले गुब्बारे को तो वो साइज छोटा हो, तो उसमें हम गुब्बारा लेंगे, गुब्बारा तब निकाल लेंगे तब हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, यानी कि उसके आकार को बदल देंगे। जब हम हमारी स्ट्रक्चर में अंतर हो जाए उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कह देंगे। और ट्रांसफर ऑफ हीट उसे कहते हैं जब हमारी हीट इसी फॉर्म से डायरेक्ट कन्वर्ट दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। तो आज हमने जाना कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। डायनेमिक्स थर्मो माने हमारी हीट होती है, ऊष्मा होती है। अब मैं ऊष्मा के बारे में आपको बताऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि मोशन क्या है और मोशन गति के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन हमें ये जानना है कि इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ते क्या है। थर्मो माने हीट आप जानते हो कि क्या हीट होती है, कैसे हीट मोशन करती है, हीट कैसे चलती है। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हीट के बारे में क्या होता है, मोशन के बारे में आपको बता दिया था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर किन टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल हम करते हैं, हम सिर्फ उन टर्मिनोलॉजी को आज पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे, जब हम ऊष्मा गतिकी को पढ़ते हैं तो हम किस टर्मिनोलॉजी को बार बार पढ़ते हैं, किन शब्दों का ज़्यादा अध्ययन करते हैं, किन शब्दों के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम उन शब्दों को लेते हैं जिनके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। तो ये खूबसूरत चैनल आपका नित्य क्लासेज, मैं विकास त्यागी फिर उस चैप्टर की तरफ, एक नए चैप्टर की तरफ आपको फिर जोड़ना चाह रहा हूँ। तो हम चलते हैं उन टर्मिनोलॉजी के अंदर जिन टर्मिनोलॉजी को हम पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, हम टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी हमारी ये होती है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी को हम जानते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की जो टर्मिनोलॉजी होती है उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली वो टर्मिनोलॉजी जिसको सब जानते हैं सिस्टम के नाम से। सिस्टम को हम तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्र बोलते हैं। तो क्या है सिस्टम, क्या है फिर सराउंडिंग, इसके साथ जुड़ती है एक और वर्ड, सराउंडिंग। सराउंडिंग को हिंदी में हम परिवेश बोलते हैं। और तीसरा इससे के साथ एक खूबसूरत वर्ड जुड़ता है, बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है दोस्तों? तो बाउंड्री के बारे में हम जानते हैं। बाउंड्री सीमा, हिंदी में बोल देते हैं इसे सीमा। अब जानते हैं हम इस टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले, थर्मोडायनेमिक्स की उन टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम क्या है। जिन भी बच्चों को इसके बारे में कुछ भी पता हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपका कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारी है सिस्टम क्या है। तो क्या बताएंगे आप सिस्टम के बारे में, क्या बताएंगे आप सराउंडिंग के बारे में। सिस्टम वो चीज होती है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, वो ये हमारा, जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि कोई भी ये पूरी एक कमरा जिस पर हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, जिसके हीट के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं, इस कमरे में हीट है उसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिस्टम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि हम इसके चारों तरफ, ये तो हमारा सराउंडिंग हो गया, ये क्या हो गया, हमारा सराउंडिंग हो गया, क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, और ये ही हमारा सिस्टम हुआ, क्या हुआ, सिस्टम। जिसके बारे में हम अध्ययन करना चाह रहे हैं वो सिस्टम है। और ये जो हमारी इसके चारों तरफ जो ये लेयर है, इसके चारों तरफ जो ये लेयर है जो मैं बना रहा हूं, इसको कहते हैं सीमा। इसे सीमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम बाउंड्री बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई भी हमारी वॉल हो गई जो चारों तरफ है, लेकिन इसके अंदर जिसके बारे में हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, यदि मैं इस चीज को फिर एक बार समझाने की कोशिश करूं तो फिर मैं यही बताऊंगा कि जो हमारे बीच वाली ये वाला जो चीज होती है, ये हमारा सिस्टम है। क्या है, ये सिस्टम है। और इसके पास की जो भी हमारी चीज है, ये हमारी सराउंडिंग है। सराउंडिंग में कुछ भी आ सकता है उस सिस्टम को छोड़ करके, ये हमारी बाउंड्री हो गई, ये हमारी बाउंड्री है। क्या है ये बाउंड्री है। क्या है ये दोस्तों, बाउंड्री है। ये हमारी बाउंड्री होती है, सीमा होती है ये। देखो बात ये समझ में आनी चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक जिम्मेदारी भरी लाइन लिख रहा हूं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू हमारा बनता है यूनिवर्स। यानी कि अगर मैं लिखूं कि तंत्र प्लस परिवेश इक्वल टू हमारा ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड में सब कुछ समाहित है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ समाहित है। यानी कि यदि ये हमारा मार्कर, ये कुछ भी ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, इस गिलास में जो भी चीज है मैं उसके बारे में अध्ययन करना चाह रहा हूं। यानी कि इसमें वाटर है, आप सपोज करो इसमें वाटर है, उस वाटर के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो इसका वाटर जो होगा वो हमारा तंत्र होगा, वो हमारा सिस्टम होगा यार। और जो इस गिलास की लेयर है, इस गिलास की जो लेयर है, ये हमारी परिवेश, इस गिलास की लेयर को हम सीमा बोलेंगे, इस गिलास की लेयर को हम बाउंड्री बोलते हैं। लेकिन इस गिलास के चारों तरफ कुछ भी, ये कमरा, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये भारत, ये अमेरिका, कुछ भी इसके चारों तरफ की वो सब चीज, वो हमारे इसके अंतर्गत आती है। इसे हम बोल देते हैं सराउंडिंग, इसे परिवेश बोल देते हैं। बात समझ में आई, ये हमारी परिवेश के बारे में। शायद आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। थर्मोडायनेमिक्स उस रासायनिक शास्त्र के एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसी शाखा जिसके अंदर हम ऊष्मा का परिवर्तन पढ़ते हैं, ऊष्मा का ट्रांसफर पढ़ते हैं, स्थानांतरण पढ़ते हैं, उसको हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। बात क्लियर हुई, ऊष्मागतिकी क्या है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, इस तंत्र के प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हेडिंग मेरे साथ आप सब लगाएंगे कि तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सबसे पहला होता है इसमें क्लोज्ड सिस्टम। क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम को हम कहते हैं बंद तंत्र, और दूसरा हमारा होता है ओपन सिस्टम।
तीसरा हमारा होता है यहीं पर आइसोलेटेड ओपन सिस्टम, इसे भी हम सिस्टम बोल देंगे, इसे हम कहेंगे खुला तंत्र। इसे हम बहुत अलग वर्ड है आपका ये, इसके अंदर इसे कहते हैं विलगित तंत्र। देखो क्या होता है, आप इन तीनों के सिस्टम के बारे में जानेंगे। क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है और विलगित तंत्र क्या होता है, इन सब के बारे में आप हमसे बात करेंगे कि विलगित तंत्र क्या होता है, आपका क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन खुला तंत्र क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी हम विस्तार में बताएंगे आपको। तो विस्तार में क्या बताएंगे, देखो खुला तंत्र क्या है। सपोज करो पहले हम बंद तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, या ये जानते हैं कि खुला तंत्र क्या है। एक कप चाय है, एक कप चाय आप देखते हो, यदि वो चाय अच्छी बनी हुई है तो उससे भाप निकलती है, उससे भाप निकल रही है, वो खुले कप में आपके सामने रख दी, तो सबसे पहले तो ये बात है कि वो समय के साथ साथ ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है। मेरी बात को आप सब ध्यान से समझेंगे, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आने वाले उन तंत्रों के बारे में पढ़ता हूं, क्योंकि आपसे बताया था कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ऊष्मागतिकी के अंदर ऊष्मा की गति के बारे में जानकारी लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हीट का मोशन कैसे हो सकता है दोस्तों, एक खुला कप है, ओपन कप है, आपका चाय का कप है, उस चाय की कप से आप अगर हीट बाहर निकल रही है, जैसे आप चाय आपके पास बनी हुई रख के आइए, आपने पी, आप चाय अगर रखते हैं, चाय आपकी खुली रखी है, मतलब कि ऊपर कुछ ढका हुआ नहीं है कप पे, तो आप क्या देखते हैं, हीट तो बाहर निकलती है, उसका मास भी बाहर निकल जाता है, होता है ना ऐसा। देखो ये कप है, इससे जो आप भाप नहीं निकलते, भाप देखते हैं ना, बाहर निकली भाप, इस चाय से भाप बाहर निकल रही है, तो भाप बाहर निकल रही है, वो भाप तो बाहर जा ही रही है, तो हीट भी बाहर निकल रही है, ऊष्मा का भी आप आदान प्रदान हो रहा है। तो इसमें ओपन तंत्र में जो हम पढ़ते हैं, ये कहता है कि हीट प्लस हीट का तो होता ही होता है, मास का भी हो जाता है, मास दोनों का एक्सचेंज होता है। इसके अंदर अब क्या करते हैं हम, उसी कप पे, चाय के कप पे एक प्लेट रख दो छोटी सी, तो क्या होती है, वो चाय की जो भाप बनती है उस प्लेट पे चिपक जाती है, और जब हम उस प्लेट को हटाते हैं तो वो वापस उसमें डल जाती है। तो इसका मतलब क्या है, हीट का तो ट्रांसफर हो रहा, इसमें सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है, हीट को जाता है, इसमें हीट जाता है, मास नहीं जाता। मेरी बात को समझ लो, और अगर कोई इसमें डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं जवाब दूंगा। दूसरा, इसमें क्या होता है, आपके पास एक थर्मस है, थर्मस चाय वाला फ्लास्क जो होता है आपके पास पता है थर्मस फ्लास्क क्या होता है। उसके अंदर अगर हम किसी चीज़ को गर्म रखना चाहें तो गर्म रह जाती है, ठंडी रखना चाहें तो ठंडी रह जाती है बहुत समय तक। तो उसी थर्मस फ्लास्क में हमने वो चाय भर के रख दी, तो आपको पता है ना तो वो ठंडी होगी ना उसका मास बाहर जाएगा। तो इसके अंदर तो दोनों चीज़ भी एक्सचेंज, डू नॉट एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मास। इसके अंदर दोनों चीज का एक्सचेंज, यानी कि कहने का मतलब यह है, हमारे ओपन सिस्टम में ऐसा होता है कि हीट तो निकलती है, उसके साथ मास भी निकल जाता है, मास मानी वर्सन जो उसके अंदर अमाउंट है वो भी निकल जाती है। लेकिन यदि हम क्लोज के बारे में पढ़ते हैं तो क्लोज के अंदर ये बताते हैं कि यदि हम उस गिलास के उस कप चाय के ऊपर एक प्लेट रख दें तो हमारे उस कप से सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, हमारे कप से सिर्फ मास हीट निकलेगी, मास नहीं निकलेगा। यदि हमने एक ऐसा थर्मस इस्तेमाल करा, चाय का एक थर्मस फ्लास्क इस्तेमाल करा, जिससे ना तो हीट का आदान प्रदान हो सकता है, ना ही हमारे किसका इस्तेमाल हो सकता है, ना ही हमारे उससे किसी भी प्रकार के ना तो हीट का एक्सचेंज होगा ना हमारे मास का एक्सचेंज होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने ये बात तो जान ली कि ये 3 सिस्टम होते हैं और 2 सिस्टम और पढ़ते हैं। अभी वो 2 सिस्टम और हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ आप। वो 2 सिस्टम कौन से हैं?
तीसरा चौथा उसका नाम है होमोजीनियस। होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या है दोस्तों? होमोजीनियस का मतलब ये होता है, इसे कहते हैं समांगी तंत्र बोलते हैं इसे हम पांचवा हमारा बोलते हैं, पांचवा हमारा विषमांगी तंत्र होता है, विषमांगी तंत्र बोलते हैं इसे हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं दोस्तों। यह बोलते हैं इसे हेट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं इसे? हेट्रोजीनियस। उसके बाद छठा हमारा होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, स्थूल तंत्र। अब बात करते हैं हम कि हमारा होमोजीनियस क्या होता है, हेटेरोजीनियस क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक क्या होता है। होमोजीनियस यानी कि जब किसी भी तंत्र में जब दो चीज समान अवस्थाएं की होती हैं, मतलब कि सॉलिड में सॉलिड प्लस हो, सॉलिड में सॉलिड मिलकर के कोई ऐसी चीज बन रही हो, या लिक्विड में लिक्विड मिल रहा हो, लिक्विड प्लस लिक्विड हो रहा हो, तब आप इस चीज को आप होमोजीनियस कहेंगे। लेकिन जब सॉलिड में आपकी गैस हो या गैस में आपके लिक्विड हो, तो जब सॉलिड में सॉलिड हो, लिक्विड में लिक्विड हो, तो ये आपका होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस ये होता है जब आपका सॉलिड में गैस या गैस में सॉलिड, जब दो समान प्रवस्थाओं के विलयन, दो समान प्रवस्थाएं होती हैं किसी भी तंत्र में, जब दो समान प्रवस्थाएं हो जाएंगी तो उसको हम होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। जब दो असमान प्रवस्थाएं हो जाएंगी, जब दो डिफरेंट स्टेट हो जाएंगी, तो उसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। और मैक्रोस्कोपिक ये है कि जब कोई भी चीज़ लार्ज अमाउंट में होती है, बड़े स्केल पे होती है, जिसको नापा या तोला जा सकता है, वो हमारे स्थूल होती है। यानी कि कुछ हीट ऐसी होती है जिसको हम माप सकते हैं, और कुछ ऐसी हमारी होती है जिसको हम माप नहीं सकते। जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम बता सकते हैं, वो हमारी बात, वो हमारी स्थूल हो जाती है, वो स्थूल तंत्र के अंदर आती है। तो दोस्तों हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको क्या बताया था? हमने कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स वो चीज़ होती है जब हम किसी भी तंत्र के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर हीट का ट्रांसफर पढ़ते हैं, तो वो हमारी थर्मोडायनेमिक्स होती है। ऊष्मा की गति के बारे में पढ़ते हैं, हीट के मोशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे ऊष्मा गति की बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, जैसा कि आपको पहले मैंने बता दिया था दोस्तों। उसके बाद मैंने सिस्टम के तंत्र के प्रकार के बारे में बताना स्टार्ट किया था, और तंत्र के प्रकार के मैंने 6 प्रकार बता दिए थे आपको दोस्तों। आपके 12वीं तक की कक्षाओं में, क्लासों में भी आपके 3 ही सिस्टम बताते हैं। वो आपके क्लोज्ड होते हैं, ओपन होते हैं और आइसोलेटेड होते हैं। आपको पता है कि आपके क्लोज्ड कौन से, बंद तंत्र कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर कभी नहीं होता। जैसे कि 1 कप चाय, और वो भी ढकी हुई। जब ढकी हुई चाय आपके सामने होगी तो वो बंद तंत्र होगा। दूसरा आपका खुला तंत्र, जब इसमें हीट और मास दोनों का ट्रांसफर होता है, तो वो हमारी होती है दोस्तों। वो कौन सी होती है? उसको कहते हैं हम ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड में एक फ्लास्क हो गया, थर्मस फ्लास्क हमने ले लिया, तो वो हमारा विलगित तंत्र हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने बात कर ली थी आपसे कि होमोजीनियस क्या होता है। जिस तंत्र में दोनों चीज समान प्रवस्थाओं में होती है, या तो सॉलिड हो या फिर गैस हो, फिर कोई लिक्विड हो, तो वो हमारा होमोजीनियस होता है। और विषमांगी में यानी कि हेट्रोजीनियस में वो चीज़ होती है, या तो एक सॉलिड हो, या फिर दूसरा लिक्विड हो, या तीसरा गैस हो। जब इस तरह का किसी के अंदर सिस्टम होता है तो उसको हम विषमांगी बोलते हैं दोस्तों। और तीसरी हमारी बात स्थूल तंत्र, जिसको नापा जा सके, वो अमाउंट जिसको नापा या तोला जा सके, जिस तंत्र में
अब ऐसे तंत्र है, कुछ तंत्र को हम इमेजिन कर सकते हैं जिसको हम जानते ही नहीं हैं। तो वो तंत्र जिसको हम जानते नहीं है, सिर्फ इमेजिन करते हैं दोस्तों, तो उसको हम स्थूल तंत्र नहीं कह सकते। स्थूल तंत्र वही है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तौल सकते हैं, नापा जा सकता है, वो सब स्थूल तंत्र होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अब एक साइक्लिक प्रोसेस होता है इसके अंदर। एक होता है साइक्लिक प्रोसेस, क्या होता है? हेडिंग लगाएंगे आप सभी साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? चक्रीय प्रक्रम क्या होता है? चक्रीय प्रक्रम, यानी कि चक्रीय प्रक्रम क्या होता है? देखो, कोई सिस्टम अनेक सिस्टम से होकर के आता है। ये मान लीजिए कोई ए है, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, और सी से डी पर गया, और डी से वापस ए पर आ गया। यानी कि ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, डी से ए पर गया। यानी कि नेट डेल्टा ई इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में एनर्जी हमेशा 0 होती है। वो एक प्रोसेस से दूसरे पर जाता है, दूसरे से तीसरे पर जाता है, तीसरे से चौथे पर जाता है, लेकिन नेट एनर्जी उसकी 0 होती है। नेट एनर्जी उसकी क्या होती है? वो 0 होती है। क्यों होती है? वो एक प्रोसेस से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से ई, और लेकिन साइक्लिक प्रोसेस वही होता है। यदि आप अपने ग्राफ में उसको देखते हैं तो वो ग्राफ के जरिए ये बताता है, जैसे ये आप ग्राफ ले लिया, वो ये इस तरह से स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करने के बाद वो बता देते हैं, ये आपका एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से वापस यहीं आने की इस व्यवस्था को आपका, ये हमारा डेल्टा ई इक्वल टू चेंज इन एनर्जी हमेशा 0 हो जाता है। यहाँ चेंज इन एनर्जी हमारा 0 क्यों हो जाता है? क्योंकि जिस प्रोसेस से गया है वापस उसी प्रोसेस पर आ गया है। तो ये हमारा चक्रीय प्रक्रम हुआ है, ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस हुआ। जब हम इसके छोटे छोटे पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, वो एक अलग स्टडी है, लेकिन मैं चक्रीय प्रक्रम के बारे में इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा हीट एनर्जी, चेंज इन एनर्जी हमेशा 0 होता है। अब हम यदि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मूव करते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। जान लेने के लिए इसको हम हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक लॉज, थर्मोडायनेमिक लॉ। थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। अब हम इसके कुछ नियम पढ़ते हैं कि ऊष्मागतिकी का, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, और प्रथम नियम क्या है? तो इसमें आप लिखेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। also known as law of conservation of energy।
ये क्या है? प्रथम नियम पढ़ना बहुत जरूरी है, पर प्रथम नियम समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। इसके 3 नियम हमें पढ़ने हैं, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऊर्जा का फर्स्ट नियम। और फर्स्ट नियम आपके सामने ये रहा। तो ये थर्मोडायनेमिक्स। अब हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जाना। थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मो के बारे में जान लिया। थर्मो के नियम के थर्मो हमें समझ में आया। थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स ये है कि ऊष्मा की गति के बारे में पढ़ते हैं, कि मोशन ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं। मोशन हीट मोशन कैसे करती है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम, इसमें 3 नियम पढ़ने हैं, फर्स्ट प्रथम नियम और सेकंड नियम और तृतीय नियम। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इस क्लास में सिर्फ ये देता हूं कि पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है और तीसरा नियम क्या है। तो पहला नियम क्या है आपका? ऊष्मा गति का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहली क्लासों में, पूर्व क्लासों में आपको बताया था कि इस धरती पर चाहे द्रव्यमान हो, चाहे हमारा परमाणु हो, चाहे हमारी साउंड हो, चाहे हमारी एनर्जी हो, तो ये सब हमेशा कांस्टेंट होती हैं। ऊर्जा इस अर्थ पर ना तो बनाई जा सकती है और ना खत्म की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है, उसे खत्म कभी नहीं किया जा सकता। तो ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो पहला नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये ऊर्जा का प्रथम नियम है। ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में आप बदल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को कभी खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों ऊर्जा को खत्म नहीं किया जा सकता, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसको बदला कैसे जा सकता है? जैसे कि मैंने बताया था, हम जैसे कोई भी मॉलिक्यूल यदि मोशन कर रहा है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी मॉलिक्यूल यदि मोशन करता है तो उसके पास में एक एनर्जी होती है, उसका नाम काइनेटिक एनर्जी होता है। और काइनेटिक एनर्जी के बिना वो मॉलिक्यूल मोशन कर ही नहीं सकता। अब हम सॉलिड कोई चीज़ है, यानी कि हम बर्फ़ ले सकते हैं। हमारा बर्फ़ है, जैसे ही उसे हीट मिलती है हम गर्म करते हैं, तो हम गर्म करने के बाद वो ऐसा क्या होता है कि वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों उसके मॉलिक्यूल उस एनर्जी को कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी के रूप में एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब उनके पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो वो मॉलिक्यूल मोशन करना स्टार्ट हो जाता है। और मोशन करना स्टार्ट तब वो कर देते हैं तो अपनी पोजीशन से हिलना स्टार्ट हो जाता है। और अपनी पोजीशन से जब वो हिलना स्टार्ट हो जाता है तो वो एक नया मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो उसके बाद उसको कह देते हैं हम क्या, उसको बोल देते हैं उनकी लिक्विड स्टेट। वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, उनको गर्म करते हैं तो और एनर्जी मिल जाती है। और काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद वो और ज़्यादा मोशन करने लग जाते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन उसको कभी न बनाया जा सकता है और न खत्म किया जा सकता है। तो आज थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम ये हमें यही बताता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में आप बदल सकते हैं, लेकिन उसको कभी खत्म नहीं कर सकते। ये हमें ऊर्जा का प्रथम नियम विस्तार में बताता है, समझाता है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा का दूसरा नियम क्या कहता है? ऊर्जा का दूसरा नियम क्या कहता है? अगर हम लिख दें, हेडिंग डाल लें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ऊष्मागतिकी का ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है दोस्तों? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम कहता है कि एक बात बताओ, एक एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी क्या होती है? यादृच्छिकता।
जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो ये रैंडमनेस होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में रैंडमनेस होती है, रैंडमनेस, ये जो मॉलिक्यूल के बीच में रैंडमनेस होती है, जितनी ज्यादा रैंडमनेस उसके अंदर होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उस मॉलिक्यूल के अंदर विवर्तन इतना ज्यादा होगा। तो इसको हम बोल देते हैं कि एंट्रोपी क्या है, किसके अंदर एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, एंट्रोपी सबसे ज्यादा गैस के अंदर होती है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद हमारे सॉलिड। तो जिसके मॉलिक्यूल बहुत स्वतंत्र होते हैं, जिसके मॉलिक्यूल फ्रीडम होते हैं, जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, वो सब हमारे, हम उसके अंदर एंट्रोपी होती है, उसके अंदर यादृच्छिकता होती है। यादृच्छिकता सेकंड लॉ हमारा यही बताता है। सेकंड लॉ कहता है कि आज तक ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी, लेकिन सेकंड लॉ हमारा फर्स्ट लॉ ने बताया कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला कैसे जाएगा, इस नियम को बताने के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नियम आया, वो सेकंड था, और वो एक बात पर था, वो था श्वेत फूर्ति पर। श्वेत है फूर्ति, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस पर था। स्पॉन्टेनियस क्या था दोस्तों, स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि जो प्रोसेस स्वयं हो, जिसको करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता ना हो, ना एनर्जी की, ना वर्क की, ना किसी चीज की, जिन प्रोसेस को करने के लिए जिस किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपके सामने कौन कौन से होंगे, जैसा पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जो प्रोसेस खुद हो जाते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। भाई इसमें एक इसका क्राइटेरिया सेट होता है, कुछ इनकी हमारी कसौटियां होती हैं कि वो पानी ऊपर से नीचे तो गिर सकता है लेकिन नीचे से ऊपर कभी नहीं जा सकता। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो वो हमारे स्पॉन्टेनियस हमारे क्राइटेरिया होता है, बताता है उसके बारे में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी का द्वितीय नियम यही कहता है, वो हमें बताता है कि आप चाहे कितने में आपका जो है स्वपूर्ति पर ये हमारा श्वेत फूर्ति क्या होती है कि प्रथा, आपका द्वितीय नियम ये कहता है कि आपका कोई भी प्रोसेस खुद हो सकता है, लेकिन इस धरती पर कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनी जो बिना एनर्जी के काम कर सके, बिना ऊर्जा लिए कोई काम कर दे, ऐसी कोई मशीन बनी ही नहीं है हमारी इस जमीन पर। और कहते हैं कि किसी भी कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता ज़रूर होती है। अब कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, यानी कि पानी ऊपर से नीचे या कोई गेंद है ऊपर से नीचे गिर रही है, क्या वो ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा प्रोसेस भी हो सकता है कि वो वापस ऊपर पहुंच जाए बिना काम करे? तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं बना अभी तक, ऐसा कोई काम नहीं बना, उसके बारे में डिटेल बताएगा हमें सेकंड लॉ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ। तो इससे जुड़ी हुई संबंधित जो भी जानकारियां थी, मैंने ये आपको थर्मोडायनेमिक्स का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश की है, इंट्रोडक्शन बताया है कि आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना तो बहुत कुछ है दोस्तों, इसलिए आप सॉरी तो इसमें पढ़ना तो बहुत कुछ है क्योंकि ठंड बहुत तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए आप जानकारी इस जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे इसके बारे में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आप उष्मागतिकी से जुड़े हुए बहुत सवाल आप अपने उसमें देख सकते हैं। क्योंकि उसको पढ़ने के लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जो जो मैंने इस क्लास में पढ़ाया, एक बार रिवीजन, क्योंकि मेरा हर एक क्लास में, चाहे क्लास छोटी हो चाहे बड़ी हो, मेरा एक ध्येय होता है कि जो मैंने पढ़ाया है मैं उसका एक बार रिवीजन आपसे कर दूं, तो रिवीजन करने के बाद संतुष्टि हो जाती है और आप समझ जाते हैं कि आपने पढ़ा क्या है। तो मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको दिया था, आपका इस क्लास में वेलकम किया था, और वेलकम करने के बाद स्वागत किया था, स्वागत करने के बाद मैंने बताया था आपको क्या पढ़ाया था, आज की क्लास ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों,
ये मैंने आपको पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है हीट का मोशन, यानी कि ऊष्मा का गति करना। और गति के बारे में आपको बता दिया था कि गति हमारी क्या होती है। गति हमारी होती है दोस्तों, हमारी गति होती है, अब गति ये होती है दोस्तों कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई चीज जाती है, यानी कि मोशन यहां से जाकर के वहां पहुंचती है, ये हमारा मोशन हो जाता है। उसके बाद ऊष्मा का मैंने बताया था कि ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अंतर होता है। ट्रांसफर यानी कि कोई चीज यहां से जाए और यही बनी रहे, ये ट्रांसफर होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से कोई वस्तु इस शेप में जाए और जा करके वहाँ गोल हो जाए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि आपको डायनेमिक्स के अंदर किस चीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि आपको सिस्टम के अंदर पढ़ना है, सराउंडिंग के बारे में पढ़ना है, बाउंड्रीज के बारे में पढ़ना है, तंत्र क्या है, परिवेश क्या है, सीमा क्या है। मैंने कहा था जिस पर आप स्टडी करते हो उसको आप सिस्टम बोलते हो। उसके चारों तरफ जो बाउंड लाइन होती है उसको आप क्या बोलते हैं दोस्तों। इन सब के बारे में मैंने अध्ययन करते हुए आपको फर्स्ट लॉ तक ले गया था, साइक्लिक प्रोसेस बताया था, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ बताए थे। मैंने कहा था इसके अंदर प्रथम लॉ है वो ऊष्मा संरक्षण का नियम होता है। इसे हम आल्सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना खत्म कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड लॉ का हमने हल्का सा उदाहरण एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद हमारी क्लास समाप्त हुई थी। तो आज हमने आपको इस क्लास में बता दिया है कि हमने आपको पढ़ाया क्या क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है दोस्तों। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स का ये सिर्फ आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम इसके हर टॉपिक को 1 बाय 1 लेकर चलेंगे, बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने में कोई दिक्कत होती हो, आप मेरी आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सब कमेंट सेक्शन को चेक करता हूँ। अगर कोई डाउट हो तो आप इसमें लिख सकते हैं, मैं आपसे बात करूँगा। तो जब तक आप थर्मोडायनेमिक्स के इस इंट्रोडक्शन को बार बार देखिए, बार बार पढ़ेंगे, इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल यदि आपके हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आप पढ़ेंगे इसे बार बार, ठीक है। इस क्लास के अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। अब हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। जब तक आप इस क्लास को बार बार देखें, थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी क्या पढ़ाया है, मैंने क्या बताया है, इसके किन स्लो में क्या पढ़ना है, आप अपनी बुक लीजिएगा, इसका अध्ययन करिएगा, इससे जुड़े हुए, क्योंकि मैं इसको फिर स्टार्टिंग से बताऊँगा, 1 बाय 1 बताऊँगा, इसके बारे में लिखवाऊँगा भी, ठीक है। जब तक आप इस क्लास को बार बार देखिए। थैंक यू, आदाब, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।